तब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की। और फास्फोरस आपका 15 ग्रुप एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन के जस्ट आपका नीचे है फास्फोरस। इन जनरल जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है? ये सॉलिड के फॉर्म में ही पाया जाता है। और सॉलिड के फॉर्म में जो पाया जाता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है फास्फोरस का वो क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है आपका? P4। तो इसमें हम लोग कैटेगराइज किए हैं किसको? फास्फोरस को कैटेगराइज किए हैं 3-4 आपका इसका एलोट्रॉप्स है, डिफरेंट रूप में वो पाया जाता है। तो जिसमें आपका पहला जो है आपका वाइट फास्फोरस, क्या है आपका? वाइट फास्फोरस, ठीक है। और ये जो व्हाइट फास्फोरस है, अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस का ही जो ये फार्मूला है ना, क्या होता है आपका? P4। मतलब फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल वो मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस के आइटम है? 4 आइटम है आपके फास्फोरस के। तो आप इस तरह से आप उसको दिखला सकते हैं, आपके बुक में भी इस तरह से थोड़ा सा ये बना रहता है। आपको यहाँ से लेके यहाँ ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री। और सारे फास्फोरस के पास आपका जो है ना एक जो है ना ये करके आपका लोन पेयर आपका क्या है? आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सॉलिड के फॉर्म में हो गया आपका। तो सॉलिड भी तो कैसा सॉलिड? सॉफ्ट सॉलिड आप कह सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। सॉलिड का मतलब पता है, हमारे माइंड में सीधा आता है कि सॉलिड है मतलब पत्थर है। अरे पत्थर नहीं है। सॉलिड इन द सेंस कि आपका NaCl भी सॉलिड है जिसको आप रखते हैं। और सॉलिड का हम लोग मन में परसेप्शन बना के रखे हैं, सॉलिड मतलब चट्टान, लोहा। तो ऐसा नहीं है। सॉलिड मतलब लोहा चट्टान नहीं होता है। सॉलिड मतलब आपका NaCl वो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो पाउडर के फॉर्म में आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तब है नेक्स्ट लाइन जो है आपका, ये सॉफ्ट तो है ही आपका, देखने में क्या लग रहा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप कह सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स है P4 आपका। समझ में आ रहा है? तो सॉफ्ट है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? लो होगा। वो क्या होगा? लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तब है जो व्हाइट फास्फोरस है आपका इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका हम लोग यूज करते हैं, या हम बताएंगे अभी कैसे हम लोग यूज करते हैं। insoluble in water, insoluble in water but soluble in CS2, ठीक है। CS2 ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फर का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये क्या रहता है? सॉल्युबल है। क्या है आपका? सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है? तब जो है ये जो फास्फोरस है ये पॉइजनस बिहेवियर शो करता है आपका। ठीक है, पॉइजनस आपका बिहेवियर शो करता है। तो कैसा शो करता है? तो इसके कारण आपका फॉसीजो, मतलब देखेंगे ना तो आपका फॉसीजो नहीं, वो तंबाकू वाकू वाला जो आपको दिखलाता है ऐड, जिसमें जो जौ है उसका कितना सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये जो पॉइजन है वो उसी तरह से जो है ना आपका वो जौ को वो क्या करता है? सड़ा देता है। उसी को हम लोग कहते हैं फॉसीजो, ठीक है। ये पॉइजनस बिहेवियर शो करता है आपका। चूंकि इनसॉल्युबल है इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ये यही है, आप कह सकते हैं कि अच्छा एक लाइन और कह सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप्स। आप कह सकते हैं यहीं पे कह दीजिए मोस्ट रिएक्टिव। ये सबसे जितने भी फास्फोरस के जो रूप है एलोट्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ये क्या है ना आपका रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब देखिए ये जो फिल्मों में नहीं दिखाया था ऐसे करके, ऐसे हीरो जो है ना एक माचिस का तिल्ली लिया और ऐसे विलन के है ना चेहरे पे रगड़ा या कहीं से फुल पॉइंट पे रगड़ा और वो माचिस का तिल्ली जल जाता था। और हम लोग घर में आके है ना माचिस घिस रहे हैं, पूरा माचिस भी खत्म कर दिए तो भी एक भी तिल्ली नहीं जला, जिसके कारण हम लोग मार भी बहुत खाते थे। तो वो जो माचिस का तिल्ली है वो अलग है, स्पेशल है। वो किससे बना है? फास्फोरस से मिलकर बना है। मतलब फास्फोरस को जो है ना एयर में रख देंगे वो जलने लगेगा। क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। तब क्या है कि इसको रखते कहाँ हैं हम लोग? पानी में रखते हैं। क्या रखते हैं? पानी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल है। वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है। कुछ जो ऐसे तो बाबा लोग तो सारे खराब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो
कह सकते हैं अननॉलेजेबल बाबा, जबरदस्ती के बाबा बन गए हैं पैसा कमाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। तब क्या है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा जल निकालेंगे, जल निकाल, पहले की मूवी में ऐसा करके दिखाता था कि ऐसे करके जल निकाले और ऐसे फेंक दिए, जल फेंके हैं और थोड़ी देर में वो आग लग गया। तो कह सकते हैं कि वो अपने जल में क्या रखते थे, व्हाइट फास्फोरस को डुबा के रखते थे, क्योंकि ये इंसॉल्युबल था तो वो डूबता नहीं था, मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं होता था, उसमें आग भी नहीं लगता था, और ऐसे फेंक दिए। थोड़ी देर में जब वाटर हटा, वो एयर के कांटेक्ट में आया और क्या हो गया, जलने लगा। समझ में आया, तो क्या हो गया, जलने लगा। तो इस तरह से जो है ना, आप हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि हम लोग फास्ट वाइज फास्ट आपका काफ़ी रिएक्टिव होता था, जिसका कि हीरो लोग माचिस का तिल्ली जलाने में, और हम लोग बचपन से है ना कन्फ्यूजन में रह गए। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका व्हाइट फास्फोरस का। तब जो दूसरा है आपका इसका कि रिएक्शन अगर ये करता है, जैसे आपका P4 है कि ये एयर से रिएक्शन किया, क्या किया, एयर से, तो दो तरह का कंपाउंड बनता है। एक बनता है P4 O10, क्या बनेगा, P4O10। एक आप देखते होंगे P4O6 देखते होंगे, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ एयर दिए हैं, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस मात्रा में, क्या है, ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में। अगर बेस के साथ रिएक्शन कर दे, आपका बेस के साथ रिएक्शन कर दे, तो क्या बनेगा, फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन करता है, और ये भी क्या होता है आपका पॉइजनस, PH3। याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखिए ये सब याद करने के लिए है कि आप देखते रहेंगे ना तो आपको याद रहेगा, आप देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, वो समझते रहिएगा थोड़ा सी कि अगर NaOH बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ये पॉइजनस गैस बनाता है। चूंकि ये पॉइजनस है, आपको याद रखना ही रखना है, आगे आगे काम आएगा, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर एयर है तो P4O10 बनेगा, और नहीं अगर एयर एक्सेस नहीं है, अगर क्या है ये रिएक्शन में जो है ना एयर एक्सेस नहीं है, तो आपका क्या बनेगा, P4O6 बनेगा। क्या बनेगा, P4O6 बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर को जो है ना बहुत बार पूछा भी गया है, तो समझ लीजिएगा इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो P इस तरह से, O सॉरी ऐसे, और 1 2 3 4 5 6, और ये एक इसके साथ, और ये इसके साथ। ये थोड़ा टेढ़ा सीधा तो कर नहीं सकते, सीधा करेंगे तो O और O क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन इसके साथ, और इसके पास क्या है आपका, इनके पास भी लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ, या हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन P4O10। अच्छा O10 तो O10 का बना रहे थे ना, तब तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, ये रहा। अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, तो जितने ऑक्सीजन है 10 है तो 20 कर दीजिए, मतलब यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 4 4 8 4 12, 4 का टेबल पढ़ लीजिए, और क्या है, 2 लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, लोन पेयर की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और फिर 8 18, और फिर 2 20 लोन पेयर है। लेकिन अगर वहीं इसके स्ट्रक्चर की बात करें आप, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जस्ट अगर ये बना लिए है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिख जाएगा ऑलमोस्ट, जहाँ पे नहीं दिखेगा हम हटा देंगे, यहाँ पे नहीं दिखा ना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। अगर P4O6 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका P, थोड़ा सा अच्छे से गैप दीजिए, P, और ये यहाँ पे इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बनाई गया, तो बच्चा लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाता है, और वो ऑक्सीजन का कितना है, 4 को बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 बॉन्ड नहीं है ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ भी लोन पेयर पूछता है, तो यहाँ भी लोन पेयर पूछा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का तो लोन पेयर तो होगा ही ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 6 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 लोन पेयर, 12 और 2 14, और 1 15 16 और 1 17, 17 लोन पेयर इसमें इसके पास प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर है आपका P4O10। जब एयर दिया रहा है तो P4O10 बनेगा, जब एयर नहीं दिया रहा है, O2 दिया रहा है, मतलब वो एक्सेस मात्रा में नहीं है, तो आपका बनेगा, आपका ये बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका क्या है, आपका रेड फास्फोरस। क्या है आपका, रेड फास्फोरस।
रेड फास्फोरस का अगर मॉलिक्यूल का आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वो दिख जाएगा। मतलब बहुत सारे वाइट फास्फोरस जो है ना वो जब मिलते चले जाते हैं तो आपका क्या बनता है, रेड फास्फोरस बनता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इससे तो ज़्यादा ही सॉलिड होगा। आपका यहाँ भी है, ये जो आपका जहाँ सॉफ्ट सॉलिड था वो ऐसे ऐसे करते करते मिलता हुआ चला जाएगा। तो जहाँ पे ये सॉलिड क्या था, व्हाइट फास्फोरस जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्ट सॉलिड था, ये क्या है, ब्रिटल सॉलिड। क्या है आपका, ब्रिटल सॉलिड। ठीक है, ब्रिटल सॉलिड का फॉर्मेशन है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं है। अच्छी बात ये है कि क्या है, ये नॉन पॉइजनस है। क्या है, नॉन पॉइजनस। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तब क्या है, ये सॉल्युबल है आपका, ये भी जो है ना इनसॉल्युबल है, किसमें, वाटर में। इनसॉल्युबल इन वाटर। और CS2 उसमें भी ये इनसॉल्युबल है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो अगर व्हाइट फास्फोरस पढ़ रहे थे तो व्हाइट फास्फोरस CS2 में क्या था, सॉल्युबल था, और वाटर में क्या था, इनसॉल्युबल था। समझ में आया, कोई दिक्कत? तभी क्या हो जाएगा, अब चूंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। कोई दिक्कत? इस स्ट्रक्चर को आप लोग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। समझ में आया यहाँ तक में, कोई दिक्कत? बोलिए। अब है कि लेस रिएक्टिव है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है व्हाइट फास्फोरस से जो है ना ज़्यादा आपका स्टेबल है। व्हाइट फास्फोरस आपका क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये डार्क जगह पे अगर अंधेरे में रखा हुआ तो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो व्हाइट फास्फोरस था उसको अंधेरे में रखिए ना तो थोड़ा सा वो ग्लो करता था। क्या करता था, ग्लो करता था। किसके कारण, तो उसमें स्ट्रेन होता था। ठीक है, स्ट्रेन के कारण वो क्या करता था, ग्लो करता था। मतलब रखा हुआ है, अगर अकेले रख दें तो ऑक्सीजन से, चूंकि क्या है इन्वायरमेंट में रखेंगे, मोर रिएक्टिव था तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो ग्लोनेस शो कर रहा था। ये वायलेट फास्फोरस आपका ग्लोनेस शो नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस का। तो थोड़ा सा अगर कंपैरिजन कर लें, जल्दी जल्दी अगर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या क्या अंतर रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बोले हैं व्हाइट फास्फोरस और यहाँ पे हम लोग क्या बोले, रेड फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या क्या है, तो ये जो है ना ये सॉफ्ट सॉलिड है। क्या है आपका, सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, ये सॉफ्ट सॉलिड है। तो ये क्या है, ब्रिटल सॉलिड है। ब्रिटल सॉलिड है। ये क्या देखे थे हम लोग, ये जो था आपका पॉइजनस था, आप इसको कह सकते हैं पॉइजनस। तो ये क्या हो गया था, नॉन पॉइजनस। अभी क्या है, इनसॉल्युबल इन H2O। ये क्या है, ये भी इनसॉल्युबल इन H2O, लेकिन ये सॉल्युबल इन CS2। बट ये क्या था, इनसॉल्युबल ऑफ H2O एंड CS2, ये दोनों में क्या है, इनसॉल्युबल है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये क्या है, मोर रिएक्टिव। ये क्या था आपका, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ग्लो इन डार्क, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ग्लोज इन डार्क। अब क्यों करता है, तो ड्यू टू, आप लिख सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या लग सकता है, नॉट ग्लो। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस का डिफरेंस भी देख सकते हैं। समझ में आया? तीसरा जो है आपका वो क्या है, ब्लैक फास्फोरस। थोड़ा जान लेंगे
कि कैसे आपका ब्लैक फास्फोरस बनता है। जब वाइट फास्फोरस को ही हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात कर सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर तो कहना ही नहीं है आपका। 4000 से अगर 12000 ATM कर दें, 4000 से 1200 ले दिए, अच्छा ए में ATM अगर ये प्रेशर कर दे तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा आपका? ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा। अब ब्लैक फास्फोरस होता है उसको ब्लैक से लिखिए ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तभी क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, थोड़ा सा जबरदस्त टाइप का आपको दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ये सेल में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर जो नहीं था वो इसी तरह का। और हर पॉइंट्स पे यहाँ पे कार्बन नहीं है, आपको क्या है, आपका फास्फोरस है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, ये फॉर्म, ठीक है। और ये सब क्या है आपका? फास्फोरस है। सब क्या है आपका यहाँ पे? फास्फोरस ये हर जगह क्या है आपका? फास्फोरस है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल जो हो गया वो कितना आ जाएगा इनके बीच में? 99। ये 120 मत समझिएगा, ये हेक्सागोनल के ऐसा बना दिए हैं, लेकिन ये वैसा है नहीं। ये 120 डिग्री एंगल नहीं है इसका, इंटरनल एंगल लगभग 100 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कुछ कम होता है, ठीक है। अब है कि इतना हाई प्रेशर पे सबसे पहले तो बनना मुश्किल है। अगर बन भी गया तो ये क्या होगा आपका? लीस्ट रिएक्टिव होगा। लीस्ट क्या हो जाएगा आपका? रिएक्टिव होगा। तब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? देख रहे हैं बहुत सारा लग रहा है, तो लस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या फॉर्मेशन करेगा? मेटालिक लस्टर। आप कहेंगे सर तो ये है तो नॉन मेटल, तो ये मेटालिक लस्टर कैसे बना रहा है? अरे मेटल जो लस्टर बनाता है ना, उसी तरह ये भी लस्टर से ग्रुप, एक झुंड, एक गुच्छा बना रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब क्या है? कंडक्टर है। एक जो अच्छा यूनिट है इसका, ये कंडक्टर है। क्या है? बस का कंडक्टर नहीं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब है कि P4O6 है। अगर ये H2O से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या कह सकते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे ये बनाएगा H3PO4। क्या बनाएगा? H3PO4 बनाएगा। इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 कर दीजिए, 3 6, ऑलमोस्ट लगभग यही है आपका। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इसका आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, जिसके नाम के थ्रू आपको पूछा है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। अभी बहुत सारे कंपाउंड है, हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। इसका नाम है आपका, ठीक है, ये 3 होगा क्योंकि 6 6 कितना होता है? 12 फास्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा? अब वो H3PO4 जो है ना वो फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये फास्फोरस एसिड है। यही अगर P4O10 करे रिएक्शन H2O के साथ, तो इसका 2 रिएक्शन है H2O के साथ। अगर H2O क्या है ना आपका? हॉट है, हॉट H2O, और ये क्या है आपका? कोल्ड H2O। मतलब अगर ठंडा है, अगर H2O क्या है आपका? ठंडा है, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये करेगा HPO2 का, और इसको कहते हैं हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। कोल्ड से किया तो आपको क्या बना? 3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर हॉट से करेगा, यही अगर हॉट वाटर से करेगा तब क्या बनेगा? आपका H3PO4, और ये कहलाता है आपका फास्फोरिक एसिड। ये कहलाता है क्या? आपका फास्फोरिक एसिड। क्या कहलाता है? इनका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। ये सब कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। क्या कहलाते हैं? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ से ये कुछ आपको दिख रहा है। तब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस पे। अगर इनकी बात करें, इन दोनों की बात करें, P4O6 की और P4O10 की बात करते हैं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो P4O10 से ज़्यादा एसिडिक होगा, सॉरी P4O6 से ज़्यादा एसिडिक होगा आपका P4O10। यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा कि P4O10 जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और भी हम लोग ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी जो क्या है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। तो यहाँ पे ये सब देखिए, ये सब जो छोटा छोटा चीज़ आता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही सब एग्जाम में पूछता है और बच्चे लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते तक ध्यान सोचते हैं अच्छा ये तो ऐसा ही है, हाँ हाँ कर ले, ये सब चीज़ पे आप ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो उसमें ये भी है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 भी है आपका, वो क्या नाम है CaO, देखिए बोल रहे हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो याद आएगा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसमें सबसे पहला है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, नाम से नहीं पहचानेंगे और इस कंपाउंड को अगर हम बना दें तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत बार देखे हैं, ठीक है, बहुत बार देखे हैं आप। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तब क्या है आपका P आपका बीच में और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और वो क्या लगा है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ भी बोल सकते हैं कि ऑक्सी एसिड किससे कहते हैं, तो वैसा कंपाउंड जिसका एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, समझ में आ रहा है। ऐसा कंपाउंड जिसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सी एसिड कर सकते हैं। मतलब है एसिड लेकिन वो जो ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सेंट्रल एटम रिलीज नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें कोई आपको इसका ये हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो ये फास्फोरस कितने से लगा हुआ है, 1 2 3 4 एलिमेंट से लगा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि PO बॉन्ड कितना है, PO बॉन्ड कितना है, तो PO बॉन्ड कितना है, तो आपका 1 2 3, ठीक है। ये आपको पूछेगा P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है, तो कितना है 1। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तब है कि दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं तो फास्फोरस एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड और ये जो है H3PO3 है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो 1 ऑक्सीजन, अब 3 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन तो हमारे पास कम है तो एक डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन वाले में भी ये चर्चा हम लोग किए थे कि जो फास्फोरस एसिड है उसका बेसिसिटी कितना होता है, बेसिसिटी होता है 2। अगर बात करें बेसिसिटी की मतलब 2, मतलब 2 ही H+ ये रिलीज करेगा, 2 ही H+ रिलीज करेगा, या कह सकते हैं कि 2 ही OH मॉलिक्यूल को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, 2 OH मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों, हाइड्रोजन तो 3 है, तो इसको देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका बेसिसिटी कितना है। क्योंकि आपको लगेगा कि 3 हाइड्रोजन है 3 बेसिसिटी है, लेकिन एक्चुअली में कितना है, 2 ही बेसिसिटी। मतलब वही हाइड्रोजन रिलीज करता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। मतलब ऑलरेडी ये जो सेंट्रल एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो रिलीज नहीं करता है, वो आयंस के रूप में नहीं रिलीज करता है। कौन सा रिलीज करता है, ये रिलीज करता है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको जब रिलीज करेगा तो कुछ इस तरह का आपका बॉन्ड बनेगा, इस पे माइनस साइन और यहाँ पे H, और ये माइनस साइन में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं दिख रहा है इधर, तो हम इधर ही बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये O माइनस और ये ऐसे H। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए ये हाइड्रोजन 2 ही आपका रिलीज करेगा, 2 ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट से ये भी जुड़ा हुआ, तो इसमें भी ये 4 एलिमेंट जुड़ा हुआ, sp3 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका जो H3PO, इसका स्ट्रक्चर जो देखेंगे वो इस तरह से, और 1 ऑक्सीजन के साथ, और तब है दोनों हाइड्रोजन जो है आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, H के साथ, P के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। तो इस केस में इसका अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करें
बेसिसिटी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका बेसिसिटी 1। क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जो है ना वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बाकी ये दोनों रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज करके भी क्या हो जाएगा? स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है स्टेबल। लेकिन यही अगर हाइड्रोजन हटा दें तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ठीक है। तब है हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देखिए इस तरह का जब स्ट्रक्चर है ना, आप सल्फर वाले ऑक्सीजन वाले फैमिली में भी जाएंगे तो सल्फर का भी हम लोग देखेंगे बहुत सारा ऐसा कंपाउंड इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मतलब अगर फार्मूला है तो आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो देखिए फास्फोरस आपका सेंट्रल आइटम है, ये तो आपको पता है। तो 2 को फास्फोरस जो है ना आप लिख दीजिए। और फिर क्या है, बचपन में जिस तरह से चॉकलेट बांटते थे ना, गिनती नहीं आ रहा लेकिन चॉकलेट बांटना है, एक तुम्हारा एक हमारा, एक तुम्हारा एक हमारा। उसी तरह से कि 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसके हिस्से में, 2 हाइड्रोजन इसके हिस्से में। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, 6 है तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके हिस्से में। तो लीजिए एक डबल बॉन्ड लगा दी, इस पर भी लगा दीजिए। अब 2 ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन भी बचा तो ये इस तरह से लगा दीजिए। तो यहाँ भी इस तरह से आप लगा दीजिए। तब यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बचा, इस तरह से लगा दीजिए और ऐसे लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? तब क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है। अब देखिए ऑक्सीजन का पूरा, हाइड्रोजन का पूरा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब यूज भी हो गया, लेकिन यहाँ क्या बचा हुआ है? फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ जितना भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको आप कम से कम 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगर इसकी बेसिसिटी की बात करें तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन क्या कर सकता है? वो रिलीज कर सकता है। ठीक है। तब बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है H4P2O7। अभी स्ट्रक्चर बना है हाइपो का, तो हम क्या करेंगे? P और P लिख दीजिए। लिख दिए। आप एक ऑक्सीजन लगाइए तो इस पे भी लगाइए, एक ऑक्सीजन इस पे भी लगाइए तो एक ऑक्सीजन इस पे भी हाइड्रोजन लगाइए और हाइड्रोजन लगाइए, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस पे भी लगाइए, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस पे भी लगाइए। लीजिए हो गया। अब बचा क्या? तो 1 2 3 ऑक्सीजन और 3 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ कितना है? 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 4 का 4 यूज हो गया और सबका बॉन्ड भी फिलफल हो गया। बचा किसका है? फास्फोरस का। यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे कर देंगे तब ऑक्सीजन रहने का जगह है नहीं, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को ऐसे बीच में रख देंगे। समझ में आया? देखिए है बहुत आसान, अगर अच्छे से करें तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तब है आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड नहीं दिख रहा है अभी, अब दिख जाएगा। बोर्ड हम लोग आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। पायरोफॉस्फोरस एसिड आपका, इसका जो फॉर्मूला आता है H4P2O5। P 2 को है तो बस इस तरह से लिख दीजिए। ये फास्फोरस एसिड कैसे बनाते थे? फास्फोरस एसिड ऐसे बनाते थे। 2 हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कितना दे रहे हैं? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही दीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलिए। 2 और 2 4। अब क्या बचा है? 4 ऑक्सीजन हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे लगा दीजिए। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? मेटाफॉस्फोरस का तो ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ग्रुप के मेंबर जो है ना हैलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं। तो इस ग्रुप के मेंबर जो है ना वो 2 टाइप का हैलाइड्स बनाता है। एक बनाता है ट्राई हैलाइड्स और एक बनाता है आपका पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। अब देखिएगा ट्राई हैलाइड्स में जो बनाते हैं मतलब वो कैसा बनाएंगे? आप ट्राई हैलाइड्स जो बनेगा वो ऑल एलिमेंट जितने भी है ना नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। ऑल एलिमेंट्स, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं EX3। एक्स क्या हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ई इसके ग्रुप को रिप्रेजेंट। एन कह नहीं सकते, एन कहेंगे तो सीधा नाइट्रोजन समझ लीजिएगा। एन मतलब कोई भी नंबर, या एम कह दीजिए यहाँ पे। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स EX3, जिसमें कि आपका क्या क्या आ गया? आप अगर नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो आपका NF3, NCl3, NBr और NI3। अब देखिए
यहाँ जो है आपका ये ट्राई हेलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है और नाइट्रोजन का ट्राई हेलाइड्स, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और ये पूछा भी गया है, ये क्या है आपको पूछा भी गया है बहुत बार कि नाइट्रोजन के ये ट्राई विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स आर मोस्ट स्टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक, ये एक ही है जो एक्सोथर्मिक, आप इसका कह सकते हैं डेल्टा जी जो है ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, बाकी सब स्टेबल नहीं है, तो ये कह सकते हैं इनको कि अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस, लार्ज साइज डिफरेंस। ठीक है, लार्ज साइज डिफरेंस होने के कारण क्या होता है? अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल है, लार्ज साइज डिफरेंस है, मतलब इनका जो डेल्टा एच रहेगा, इंथैल्पी रहेगा, वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं इसके हैलाइड्स में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंटाहाइलाइड्स को मिटाइए। अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, इनके ट्राई अगर NF3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, यहाँ से F, ये F और ये क्या है? F। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन का है पिरामिडल। क्या बनेगा आपका? पिरामिडल इन शेप बनेगा। ठीक है, अब पिरामिड है और इसके पास एक लोन पेयर है, तो कैसा से बिहेव करेगा? बेस के जैसा बिहेव करेगा। कैसा से बिहेव करेगा? बेस की जगह, बिहेव्स एज बेस। समझ में आ रहा है? अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे इसमें नाइट्रोजन का, तो कितना हो जाएगा? sp3 मतलब 1 2 3 बॉन्ड फ्लोरीन का और एक लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर के जैसा गिनते हैं, तो 1 2 3 4 sp3। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं काउंट करके बिना फॉर्मूले के, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले सेक्शन में हम लोग बता चुके हैं, आप जाके केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तब जो है अगर हम लोग इसके बेसिसिटी की बात करें, ये जो हम लोग कंपाउंड लिख दिए, अगर NF3 NCl3 NBr3 और Ni3, ठीक है, Ni3। अगर बेसिसिटी की बात करें या एसिडिक मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए एसिडिक बेसिडिक कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम चीज़ है। अगर एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं, मतलब अगर एसिडिक नेचर जिसका बढ़ रहा है तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इन सब के पास नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। अब जब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कौन सा नाइट्रोजन जल्दी रिलीज करेगा? कौन सा नाइट्रोजन जल्दी रिलीज करेगा? भाई साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जैसे जैसे साइज बड़ा होता चला जाएगा ये बल्कनेस क्या हो जाएगा? बढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा चल जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन का। आप कहेंगे सर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, उल्टा कर दीजिए, ये सबको क्या कर दीजिए? इधर कर दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तब है ये तो ये हो गया। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, यहीं पे अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा? हम बतलाए थे कि अगर सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम क्या है आपका? सेम है। अगर सेंट्रल एटम सेम है और पेरीफेरी का जो एटम है ना उसका साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। उसका साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो साइज बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? जैसे देखिए, आप इसको समझने के लिए एकदम ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझने के लिए समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम जो है ना सेंट्रल एटम, क्या है आपका? सेंट्रल एटम है और ये हमारा बाँ है, समझिए। ये पेरीफेरी, ये क्या हो गया? पेरीफेरल एटम हो गया, फ्लोरीन समझिएगा। अब हम सेंट्रल एटम है, हम सेम है, तीनों में सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम का साइज, मतलब मान के चलिए कि आपके हाथ में क्या है? बलून है। क्या है? बलून है। और जब बलून है तो बलून जैसे जैसे फूलता चला जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, आपका हाथ क्या हो जाएगा? दूर जाता चला जाएगा। दूर जाएगा तो आपका हाथ और आपका शरीर में जो ये जो स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एंगल है, ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आप खुद से ऐसा करके देख सकते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यही पेरीफेरिक एटम सेम रहे, पेरीफेरिक एटम सेम, और सेंट्रल जो एटम है, सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, मतलब सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा और पेरीफेरी सेम रहे, तब क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ये एक जगह और बताएं, वहाँ भी जाके देख लीजिएगा, और यहाँ तो आपको है फिर से रिविजन हो ही गया। समझ में आया? तो ये है नाइट्रोजन के हम लोग ट्राई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो अब फास्फोरस के आ जाते हैं। अब देखिए
फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स भी बनाता है और पेंटाहैलाइड्स भी बनाता है। नाइट्रोजन सिर्फ ट्राइहैलाइड्स बना रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ये ऑलरेडी हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके हैं, यहाँ भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तब क्या है कि फास्फोरस जो है वो X3 बनाएगा, जिसका कि एग्जाम्पल आपका क्या है, आपका अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो PCl क्या है 5, PCl3, और इसमें जो एग्जाम्पल देखेंगे PCl क्या है 5। अगर इन दोनों में स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसका P सेंट्रल एटम और ये Cl और ये Cl और एक लोन पेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर इसमें बात कर दें तो 1 2 3 4 और 5, तो आप शुरू में तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बिना फॉर्मूले के तो 1 2 3 4 5, अब 5 है तो कितना हो जाएगा sp3, 3 और 1 4 और d, sp3d। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं तो spp d और d लिख दीजिए, तब क्या हो गया 5 है तो 1 2 3 4 5 तक जितना है आपका वो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में शो करेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये जो शेप है तो अभी क्या हो जाएगा आपका, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो हो जाएगा आपका sp3d, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और तब इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि P आप इस तरह से Cl और Cl और ये इस तरह से, और तब एक इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड दोनों आता है। समझ में आया? नहीं देख रहे तो इधर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? Cl है यहाँ पे ये, ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, और ये बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपका वो फॉर्म नहीं करता है, तो क्यों नहीं फॉर्म करता है, तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तब क्या है कि विस्मथ भी जो है, विस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। का है भाई, इसका साइज बहुत बड़ा आता है, और ये आप देखे थे स्टार्टिंग में कि ये किसके साथ शो करता है, मेटल के जैसा ये शो करता है। तो एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट भी है, एक्सेप्ट BIF5, मतलब फ्लोरीन के साथ ये बनाएगा, फ्लोरीन के अलावा और कोई भी अगर कंपाउंड एलिमेंट है उसके साथ ये पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्यों होगा, तो ड्यू टू, अगर लिखना हो आंसर कि वाई बिस्मथ नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में हम लोग वहां पे देखे हैं, और भी एक सेक्शन लेके आएंगे आप लोग का 12th में, 12th के बच्चों के लिए, जिसमें कि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट्स और आपका डुअल नेचर वगैरह जितना भी है सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? एक्सियल यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में जो बता रहे थे, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका कितना 120, ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ये एंगल 120, ये तीनों एंगल 120, और इस एंगल की बात करें तो ये कितना था 90। ये एक्सियल एंगल है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, दो तरह का एंगल, बॉन्ड एंगल, ये इक्वेटोरियल और ये क्या है एक्सियल। ठीक है, पेंटाहैलाइड्स का एक प्रॉपर्टी है फास्फोरस का कि अगर pH5 में जो है ना, pH5 में अगर हम बात करें कि क्या क्या है आपका फास्फोरस, तो PCl क्या है 5 है, PBr भी क्या है 5 है, और आपका PI भी क्या है, ये क्या है आपका 5 है। ये सब स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा, ये तीनों जितना स्ट्रक्चर है ये जाहिर सी बात है, आपका हाइब्रिडाइजेशन जब सेम होगा तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत? और ये जितने भी हैं सब कितने हैं गैस के फॉर्म में, ये गैस वाले का हम आपको स्ट्रक्चर बनाए हैं। कुछ जो है जब सॉलिड के फॉर्म में, कुछ जो आपका PX5 जो है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फास्फोरस के जो पेंटाहैलाइड्स है सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो जाएगा PCl4, और तब है आपका PCl6, मतलब डाइमर के रूप में, और एक पे प्लस और एक पे माइनस।
समझ में आया। इसमें अगर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp3 4 है, और इसमें अगर देखेंगे sp3d2। कोई दिक्कत? समझ में आया। ये फास्फोरस का अगर सॉलिड के फॉर्म में, अगर ऐसे तो है गैस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर सॉलिड बना रहा है तो इस तरह का वो बनाएगा फॉर्म, और ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तब है कि और भी है, अगर ये तो क्लोरीन के साथ है, अगर ब्रोमीन के साथ हो, अगर ब्रोमीन के साथ यहाँ पे दिख, हाँ दिख जाएगा यहाँ पे, तो क्या है Pr4 और तब क्या है Br-, ये प्लस और ये माइनस। ब्रोमीन के साथ है तो बस इतना ही, समझ में आया। उसी तरह से आयोडीन के साथ भी क्या रहेगा आपका, इतना ही रहेगा, ये प्लस और आयोडीन माइनस। जो इनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है ना, क्या होता है इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आयनिक नेचर रहता है। तो ये इनके सॉलिड कब कह सकते हैं कि जो फास्फोरस के जो पेंटाइलाइट्स हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, आयोनिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि 2 आयंस दे रहा है ना, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन तो NH3 भी है और PH3 भी है, और आपका क्या है नाना पापा अंकल और सब बीमार, क्या नाना पापा अंकल सब बीमार हो गए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो अगर बनाएंगे तो एक का जान जाइएगा तो सबका वही स्ट्रक्चर रहेगा आपका, हाइड्रोजन इस तरह से आपका क्लोन पे। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 सबका वही होगा, सबका क्या होगा वही होगा, क्योंकि सबका तो सेम ही स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। तब इनके अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, अभी देखिए बॉन्ड एंगल, अभी क्या बोल रहे थे, पेरीफेरी का आइटम अगर सेम हो, अभी बताए थे कि पेरीफेरी का आइटम अगर सेम हो तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, एंगल डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड एंगल जो है वो NH3 का सबसे ज्यादा, और तब फिर PH3 का, और तब फिर ASH3 का, और तब फिर SbH3 का, और तब फिर BiH3 का। समझ में आया, कोई दिक्कत? बोलिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या करेगा, उसी को बुक में लिखा रहता है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तब क्या है, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं होना तो चाहिए था ऐसा कि NH3 से ज्यादा PH3 का, और फिर ASH3 का, और फिर SbH3 का, और फिर BiH3 का। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो नाइट्रोजन का इससे ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा होता है, इन दोनों से। इन दोनों से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम इसका, उसके बाद ASH3 का, और तब NH3, और तब SbH3, और तब BiH3। और ये ऐसा इसलिए कि आप यहां भी लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी कोई नहीं करता। इसे ग्रुप मेंबर में और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर लुईस एसिड की बात करें, लुईस एसिड या लुईस बेस की बात करें, तो लोन पेयर है तो आप लुईस बेस लिख लीजिए। अगर लुईस बेस की बात करें तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा। लुईस बेस में बेस बनना है तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले रिलीज करेगा वो क्या है, अमोनिया, और तब क्या है PH3, और फिर क्या है ASH3, और फिर क्या है SbH3, और फिर क्या है आपका BiH3। क्यों, यहाँ पे साइज छोटा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, ये अपना रिलीज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया। तब अगर हम इतना से बात करें कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अगर रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट,
तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन रिलीज करने वाला, या कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है या तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं तो हाइड्रोजन दे। अब इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है अभी फिलहाल हाइड्रोजन है, तो अगर इस कंपाउंड में बात करें इनका रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन देगा, साइज इसका सबसे ज्यादा बड़ा, ये आसानी से क्या करेगा रिलीज करेगा। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस था, लुईस बेस था, तो ये क्या हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं। तो ये अलग से कोई पॉइंट नहीं है, आप एसिड बेस यहाँ पे देख रहे हैं तो एसिड इसका जस्ट उल्टा ही होगा ना, एसिड मतलब H+ देने वाला, और जो H+ देगा वो क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग नेचर भी कहला जाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट भी कहला जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कुछ हम यहाँ ट्राई करने की कोशिश किए हैं। अगले सेशन में हम इसका आपका असाइनमेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब इस चैप्टर में ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन को हम लोग कर ले तो रिवीजन करने में हेल्प होगा, मतलब रिवीजन करने पे, और तब हम लोग PYQ लेके आएंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।